वेलकम बैक दोस्तों। जनवरी करंट अफेयर्स को हम 2 पार्ट में कवर कर रहे थे। उसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और आज हम उसका दूसरा वीडियो कवर करने वाले हैं, ठीक है? और इसमें जनवरी का जो पूरा करंट है वो कवर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा को। तो पहला टॉपिक है सम्मान रुपए कार्ड। तो इंडसइंड बैंक ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और यह सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। ये कार्ड जो है सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इसका लाभ उठा पाएंगे। फिर है एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 जनवरी 2024 को एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है कि इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाना है ताकि देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा मिल सके। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल हो। फिर ग्रीन डिपॉजिट उन व्यक्तियों के लिए एक फिक्स टर्म डिपॉजिट है जो अपने सरप्लस कैश को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं। अब इनको क्या है कि 3 अलग अलग अवधियों में चयन की सुविधा प्राप्त है। अब वो अलग अलग अवधियाँ क्या हैं? 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन, ठीक है? और ये लचीली अवधि प्रदान करता है। तो ये अवधियाँ याद रखिएगा, 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन। फिर अगला टॉपिक है कि गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के मध्य समझौता हुआ है। तो गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने भारत के बाहर यूपीआई से भुगतान की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले भारतीय देश के बाहर डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। इस समझौते का उद्देश्य यूपीआई के इस्तेमाल से सीमा पार डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाना है, ठीक है? फिर यूपीआई सक्षम ऐप का प्रयोग करने वाले ग्राहक भारत से भुगतान कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें विदेशी मुद्रा, क्रेडिट या फॉरेक्स कार्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो इस कार्ड के ये फायदे हैं। फिर अगला है टॉपिक बिल्ड फॉर बिलियंस स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के बिजनेस इंक्यूबेटर डी लैब्स ने वित्तीय सेवाओं के बीच अंतर को पाटने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में बिल्ड फॉर बिलियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च है, ठीक है? तो ये प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बिजनेस इंक्यूबेटर डी लैब्स के साथ साझेदारी करके ये फिनटेक स्टार्टअप का समर्थन करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कि गिग श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय चुनौतियों का समाधान करना है। फिर अगला टॉपिक है कारपोरेट हेतु वित्त पोषण मॉडल डिवाइस एज ए सर्विस। आपने सास सुना होगा, अब ये दास है, ठीक है? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जेएफएस कारपोरेट्स के लिए एक वित्त पोषण मॉडल के रूप में सेवा के रूप में डिवाइस एज अ सर्विस, ठीक है? और सास क्या था? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो डास जो है वो कंपनियों को उपकरण खरीदने के बजाय उन्हें किराए पर देने, नकदी प्रबंधन को संरक्षित करने और बेहतर आईटी प्रबंधन को सक्षम करने की अनुमति देता है। मतलब वो उपकरण ना खरीदें, उन्हें क्या है कि उनको रेंट पे ले लें फिर उनका यूज़ करें, ठीक है? तो ये डास है, मतलब डिवाइस एज अ सर्विस। फिर पीएफसी गिफ्ट सिटी में स्थापित करेगी वित्त कंपनी। ये टॉपिक है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 9 जनवरी 2024 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली वित्त कंपनी स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक से उसको मंजूरी मिल गई है, ठीक? तो ये टॉपिक था। आगे देखते हैं उद्योग एवं व्यवसाय। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता हुआ है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं देने के लिए हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत की गई है, ठीक है? फिर पीएलआई योजना हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको आगे देख लेते हैं। बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? ये बेंगलोर में किया है। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं नए परिसर का लक्ष्य है भारत में स्टार्टअप, निजी और सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी के लिए आधारशिला बनना। फिर एक अगला कार्यक्रम है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम विमानन क्षेत्र में देश की बेटियों की भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत भर में युवा लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम के क्षेत्र में आवश्यक कौशल सीखने और विमानन उद्योग में नौकरी के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत स्टेम करियर के संबंध में रुचि विकसित करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। यह कार्यक्रम उन महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा जो पायलट प्रशिक्षण
ले रही हैं, ठीक है, उन्हें ही मिलेगा। जो पायलट प्रशिक्षण ले रही हैं उन्हें ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर देख लेते हैं एयरबस और हेलिगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध। तो एयरबस ने भारत में अपतटीय और तटवर्ती परिवर्तनों के लिए 6 एयरबस H145 हेलीकॉप्टरों के लिए हेलिगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एच केयर प्रारंभिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इसकी घोषणा विंग्स इंडिया 2024 नामक कार्यक्रम में की गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। जेट सेट गो द्वारा 280 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक विमान पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो हवाई सेवा ऑपरेटर जेट सेट गो ने वैश्विक विमानन तकनीक फर्मों इलेक्ट्रा डॉट एरो हॉरिजन एयरक्राफ्ट और ओवर एयर के साथ 280 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक विमानों के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 130 वैकल्पिक विमान शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। इंडो स्पेस का महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो औद्योगिक और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट डेवलपर इंडो स्पेस ने 700 करोड़ रुपए निवेश के साथ चाकन तलेगांव क्षेत्र में 100 एकड़ के विस्तार के लिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस विस्तार के साथ इंडो स्पेस ने कहा कि वह इस क्षेत्र में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के शीर्ष प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। तो चाकन तलेगांव क्षेत्र महाराष्ट्र का है, उसके साथ ये समझौता हुआ है। फिर वैश्विक हाइड्रोजन ट्रेडिंग तंत्र स्थापित करने हेतु सहयोग। तो गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC ने वैश्विक हाइड्रोजन ट्रेडिंग तंत्र, ठीक है, ट्रेडिंग तंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज IGX और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर गिफ्ट सिटी सेज भारत में एक अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, फिर RHPCL और राजस्थान ऊर्जा विकास के मध्य समझौता हुआ है। तो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और IT सर्विसेज लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदने के लिए हस्ताक्षर किया है। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि हम रतले जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। तो रतले जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय फरीदाबाद में है और इसकी जो स्थापना है ये 1975 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। तो एक ही टॉपिक में हमें याद करने वाले 4-5 फैक्ट मिल गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है ONGC ग्रीन लिमिटेड स्थापित करने के लिए मंजूरी। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC अपने गैस व्यवसाय और हरित हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नई यूनिट स्थापित करेगी। ठीक है, ONGC का लक्ष्य क्या है कि 2035 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2 मिलियन टन हरित अमोनिया उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है। तो ये इसका लक्ष्य है, ये याद रखिएगा। 2035 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पैदा करना है। फिर सार संक्षेप में देख लेते हैं। अभी न्यायमूर्ति प्रसन्ना B वराले, ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन? न्यायमूर्ति प्रसन्ना B वराले। न्यायमूर्ति प्रसन्ना B वराले जो वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश होंगे। वे अनुसूचित जाति से संबंधित उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। इन्हें देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच अनुसूचित जाति से संबंधित एकमात्र मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा प्रसन्ना B वराले के लिए। ठीक है, फिर आगे साइमा वाजिद WHO की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई हैं। तो ये देख लेते हैं। तो साइमा वाजिद जो हैं ये बांग्लादेश की साइमा वाजिद को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रीजनल डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो अभी थी वो थी भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह। उनका स्थान अब कौन लेगा? साइमा वाजिद, जो कहाँ से रिलेट करती है? बांग्लादेश से। फिर आगे देख लेते हैं। दलजीत सिंह चौधरी SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो SSB के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बस इतना याद रखिए। आगे देख लेते हैं। अब SSB की स्थापना, तो ये डेटा देख लेते हैं। SSB की स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में की गई थी। UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? सीलवर्धन की। ठीक है, तो UPSC के नए सदस्य बने हैं सीलवर्धन। फिर आगे देख लेते हैं। अरविंद पनगढ़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरविंद पनगढ़िया। तो 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऋत्विक रंजनम पांडे इन्हें जो है वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। कौन? ऋत्विक रंजनम पांडे को। अरविंद पनगढ़िया जो हैं 2015 से 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब जब नीति आयोग बना था तो उसके बाद से लेकर 2017 तक
आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष में जमा करनी है। 31 अक्टूबर 2025 तक इन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। 16वां वित्त आयोग वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए सिफारिश देगा। ठीक, तो ये हालांकि 5 साल के लिए देता है, तो जो 15वां वित्त आयोग था उसने 6 साल के लिए किया है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक 6 वर्ष की अवधि तक के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। मतलब ये 5 साल तक की देता है, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग था इसने 6 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिश दी थी। फिर पूर्वी नौसेना मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर बने हैं शांतनु झा। ठीक है, फिर अभी जो आरओ पेपर हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ जो महान लोग थे, जो मतलब फेमस लोग थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी क्रोनोलॉजी सेट करने को आरओ के पेपर में पूछ लिया था। वो एक ही महीने में मरे थे, तो उनकी डेट के हिसाब से वो पूछा था। तो खाली वो चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मुनव्वर राणा। तो मुनव्वर राणा जो है ये 14 जनवरी 2024 को इनका लखनऊ में निधन हो गया। ठीक है, और ये क्या थे, ये मुनव्वर उर्दू के शायर थे। ठीक है, 14 जनवरी 2024 को। फिर डॉक्टर प्रभा अत्रे। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे क्या है, ये शास्त्रीय गायिका हैं और इनका 13 जनवरी 2024 को निधन हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है उस्ताद, ये गलत लिखा है, ये है उस्ताद राशिद खान। तो इनका 9 जनवरी 2024 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ये हैं। ठीक है, इनका उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे राशिद खान ने, ये बदायूं के हैं, और राशिद खान गायन की एक शैली रामपुर सहसवान गायकी के प्रतिपादक थे जो ग्वालियर घराने से निकटता से संबंधित है। तो फिलहाल ये डेट देख लीजिएगा। ठीक है, फिर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनका निधन कब हुआ, 1 जनवरी 2024 को। भारतीय अमेरिकी कानूनविद थे और इनका निधन 1 जनवरी 2024 को हुआ। फिर वासुदेव पांडे, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वासुदेव पांडे का निधन 1 जनवरी 2024 को हुआ। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा और वासुदेव पांडे, इन दोनों का निधन सेम डेट पे हुआ, 1 जनवरी को। फिर पुरस्कार सम्मान, तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर को, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। ठीक है, इनको किस लिए दिया गया है कि ठाकुर को समानता, वंचितों की मदद और सशक्तिकरण की दिशा में उनके कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के लिए चुना गया है। भारत रत्न का जो पुरस्कार है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, फिर पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा, तो केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की थी। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 2 युगल डुओ पुरस्कारों सहित 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी। यह पुरस्कार, इसमें देखिए 5 पद्म विभूषण बांटे गए हैं, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं और पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं भी हैं। अब ये पूरा नीचे डेटा दिया हुआ है, तो इसको हम अलग से किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बस 5 पद्म विभूषण के जो 5 लोग हैं उन्हें देख लेते हैं। पहली है वैजयंती माला बाली, ये कला क्षेत्र से हैं और किस राज्य से संबंधित हैं, तमिलनाडु से। फिर दूसरे हैं कोनिडेला चिरंजीवी, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं और राज्य है इनका आंध्र प्रदेश। एम वेंकैया नायडू, ये सार्वजनिक मामले में और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। चौथे हैं बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए और ये बिहार से रिलेटेड हैं। फिर है पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी कला से संबंधित है और ये तमिलनाडु क्षेत्र से है। फिर एक यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि इस सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। मतलब ये एनआरआई, विदेशी लोगों को भी दिया जा सकता है। तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं और इसकी शुरुआत भी 1954 में की गई थी, जैसे नोबेल प्राइज की गई, भारत रत्न की गई थी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तो ये पुरस्कार, जो पद्म पुरस्कार हैं, ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। किन क्षेत्र में? ये क्षेत्र दिए हैं कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार तथा उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किया जाता है, जिसका गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है
और भारत रत्न को पद्म पुरस्कारों से अलग माना जाता है। भारत रत्न के लिए जो सिफारिशें हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। यहाँ पे देखिए इसका गठन करता है प्रधानमंत्री और यहाँ प्रधानमंत्री सिफारिश करता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है ये पुरस्कार। पहले तो याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है ने उत्तर प्रदेश स्थित 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को, किसको, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है। मिनिस्ट्री केंद्रीय गृह मंत्रालय ये पुरस्कार देता है, किसको दिया है, उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को। अब 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। कभी कभी राशि वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिए इस पुरस्कार के तहत अगर कोई संस्था है तो उसको 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र, और अगर कोई व्यक्ति है मतलब व्यक्तियों को 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल क्या है, तो यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। आगे देख लेते हैं, आगे दिया है KIA यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट। ठीक है, KIA को बेंगलोर एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है। तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। इसके अलावा ये जो है संयुक्त रूप से दिया गया है, एक तो केम्पेगौड़ा को दिया गया है, दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर आगे कुछ है, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि और जो अवार्ड दिए गए हैं विंग्स इंडिया में, तो दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विंग्स इंडिया अवार्ड के चौथे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ठीक, फिर मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों ने क्रमशः इनोवेशन यानी मुंबई ने इनोवेशन में और दिल्ली ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस के रूप में उपलब्धि हासिल की है। तो ये कैटेगरी वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, हवाई अड्डों के अलावा एयरलाइंस को भी पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें विस्तारा टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त किया है विस्तारा टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए एयर इंडिया शीर्ष पर रही है, जबकि घरेलू श्रेणी में इंडिगो को पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एलायंस एयर को शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि इनोवेशन चैंपियन पुरस्कार विस्तारा को दिया गया है। ठीक है, ये इतने फैक्ट याद रखिएगा। फिर अगला देख लीजिए कि धारणीयता के लिए, ठीक है, यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पुरस्कार जीता है। सिविल एविएशन में, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियन चुना गया है। ठीक है, आगे अगला फैक्ट देख लेते हैं कि 5 लोकसभा सांसद संसद रत्न पुरस्कार हेतु चयनित किए गए हैं। तो 7 जनवरी 2024 को संसद रत्न से सम्मानित किए जाने वाले 5 सांसदों और संसद महारत्न से सम्मानित 4 सांसदों के नामों की घोषणा की गई है। मतलब जो संसद रत्न है वो 5 सांसद और महारत्न जो है वो 4 सांसद। ठीक है, चेन्नई स्थित गैर लाभकारी धर्मार्थ न्यास प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के कहने पर इस सम्मान की शुरुआत की थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को, जबकि संसद महारत्न पुरस्कार लोकसभा के कार्यकाल के दौरान प्रदर्शन में निरंतरता के लिए 5 वर्ष में एक बार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जो महारत्न पुरस्कार है ये 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ठीक, समिति ने 5 सांसदों को 17वीं लोकसभा के लिए संसद महारत्न पुरस्कार हेतु चुना है। अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है ये जूरी थे जिन्होंने सांसदों का चयन किया है, और इस जूरी में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TS कृष्णमूर्ति भी शामिल थे। अब संसद रत्न पुरस्कार देख लेते हैं किसे मिला है, तो सुकांत मजूमदार, और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, भाजपा से। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं, इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तीसरे हैं सुधीर गुप्ता, ये भी भाजपा से रिलेटेड हैं। राम सिंह कोल्हे ये NCP से रिलेटेड हैं। कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस से रिलेटेड हैं। फिर जो 4 संसद महारत्न पुरस्कार दिए गए हैं उसमें कौन है, NK प्रेमचंद्रन ये RSP से संबंधित हैं। अधीर रंजन चौधरी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। विद्युत बरन महतो ये भाजपा से रिलेटेड हैं, और हीना विजय कुमार गावित ये भी भाजपा से रिलेटेड हैं। फिर आगे देख लेते हैं प्रिशा चक्रवर्ती, नाम याद रखिएगा खाली कि विश्व के सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में शामिल हो गई हैं। कौन सी, प्रिशा चक्रवर्ती। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका कौन सा संस्करण, 81, ठीक है, 81th एडिशन
अमेरिका के कैलिफोर्निया में ग्लोब्स अवार्ड्स समारोह आयोजित किया गया। तो इसके 81वें संस्करण में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने 5 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने 5 अवार्ड जीते हैं। सब 2024 में फिल्म बारबी को सबसे अधिक कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो बारबी और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। अब नीचे इससे रिलेटेड फैक्ट दिया है वो देख लेते हैं। तो गोल्डन ग्लोब्स 2024 में प्रमुख पुरस्कार विजेता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री मोशन पिक्चर कौन रही हैं? लिली ग्लैडस्टोन। मूवी का नाम क्या था? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर एवं ड्रामा सिलियन मर्फी। कौन सी फिल्म? ओपनहाइमर। बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ओपनहाइमर। तो सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री को अगर देख लें तो वो है लिली ग्लैडस्टोन, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बाकी 3 जो हैं वो ओपनहाइमर को ही मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट फिल्म भी ओपनहाइमर को दिया गया है। फिर एक नीचे पुरस्कार दिया गया है कि प्रोफेसर वी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखिएगा किसको मिला है? बी.आर. कंबोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एक विश्व विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। खाली इतना याद रखिएगा, जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उन्हें देख लेते हैं किन देशों के साथ हुई और कहाँ हुई हैं। तो पहली है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में होती है? भारत और यूएई के बीच में। जो डेजर्ट साइक्लोन है ये भारत और यूएई के बीच में हुई और ये कहाँ हुई? राजस्थान के थार रेगिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया। फिर अभ्यास डेजर्ट नाइट, तो ये भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और यूएई वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। तो इसमें 3 देश शामिल थे, इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है, इंडिया, फ्रांस और यूएई इसमें शामिल थे। फिर अगला है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ, ये कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। फिर अगला है अभ्यास सहयोग काइजिन। तो काइजिन जो है ये जापानी समकक्ष द्वारा संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन, यानी भारत और जापान के बीच में ये आयोजित किया गया। और कहाँ? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया, अभ्यास सहयोग काइजिन। इस अभ्यास के तहत संकट में फंसे जहाज के चालक दल को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया जाएगा। और बुक से हर लगभग वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो जनवरी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो वाई भारत मैटर्स, तो ये किताब है डॉक्टर एस जयशंकर की, हमारे मिनिस्टर। ठीक है, फिर द प्रोफेशनल हैंडबुक टू चॉट लिखा है, ये चैट जीपीटी है। ठीक है, द प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट जीपीटी ये किसने लिखी है? वी पट्टाभिराम और डूंगर चंद यू जैन ने। फिर द रिवर स्विंग ये लिखी है अशोक टंडन ने। उसके अलावा द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े ये लिखी है डब्ल्यू.वी. रमन और आर कौशिक ने। सचिन @50 ये किताब लिखी है बोरिया मजूमदार ने। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर ये लिखा है रोहित लांबा ने। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये लिखा है एमजे अकबर ने। ठीक है, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये लिखा है एमजे अकबर ने। फिर संस्कृति के आयाम ये पुस्तक लिखी है मनोरमा मिश्रा ने। असम के बहादुर लाचित बरफुकन, तो ये हाईलाइटेड भी हैं, ये याद रखिएगा। असम के बहादुर लाचित बरफुकन, इनकी लिखी है अरूप कुमार दत्ता ने। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिवा करुणी ने। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि जनवरी 2024 में महत्वपूर्ण कौन से दिवस थे और उनकी क्या थीम थी। इस पर भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला है 1 जनवरी 2024, तो इस दिन मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस और इसकी थीम थी लचीले भविष्य का निर्माण करने वाले परिवार। फिर 1 जनवरी 2024 को ही विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम नहीं दी है। फिर 4 जनवरी 2024 को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण, ये थीम याद रखिएगा। फिर 5 जनवरी 2024 को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस और इसकी थीम है राइट टू फाइट, यानी लड़ाई का अधिकार। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी 2024 को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस और इसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये थीम याद रखिएगा और ये पूछा भी जाता है। फिर 9 जनवरी 2024 को होता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 9 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तक। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी 2024 को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और इट्स ऑल इन द माइंड, ये थीम याद रखिएगा, ये भी दिवस खूब पूछा जाता है। इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम है।
15 जनवरी 2024 को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस और इसकी थीम है राष्ट्र की सेवा में। 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना। ठीक है। फिर 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। तो ये थीम याद रखिएगा, स्टेबल जर्नी और टाइमलेस मेमोरी। 25 जनवरी 2024, 25 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो 25 जनवरी की जो थीम थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर 26 को मनाया जाता है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक है। फिर 29 जनवरी को महीने का आखिरी रविवार जो होता है उसको मनाते हैं विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और कुष्ठ रोग को हराओ। तो ये इसकी थीम है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर आगे खेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में क्या है? WTT फीडर कप किस्टी 2024। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला, कभी मैच करने के लिए दे देते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जो श्रीजा अकुला हैं ये भारत टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है और इन्होंने महिला एकल फाइनल में USA की लिली झांग को हराया है। बस इतना याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2024। तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला वर्ग में कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना, ठीक, और पुरुषों के वर्ग में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने खिताब जीता है। ठीक है, महिला में जीता है कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना। कभी कभी पूछ लेते हैं किस देश से संबंधित हैं, तो ये याद रखिएगा कजाकिस्तान से। और पुरुषों के वर्ग में जो बुल्गारिया के हैं ग्रिगोर दिमित्रोव, इन्होंने खिताब जीता है। अब एलेना रायबाकिना ने शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सवालेंका को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब में हराया है। ठीक है, आर्यना सवालेंका को हराया। ये कहाँ से संबंधित है? ये बेलारूस से रिलेटेड है। फिर पुरुष सिंगल में ग्रिगोर दिमित्रेव ने डेनमार्क के होल्गर रून को हराया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बैडमिंटन। इंडियन ओपन 2024 बैडमिंटन, ये इंडियन ओपन 2024 के विजेता। तो जो सिंगल मेल वाला उसमें जीता है CU क्यूई, ये भी चाइना से हैं, CU क्यूई। महिला एकल जीता है ताई तुजू यिंग, ये चीनी ताइपे से रिलेटेड है। पुरुष युगल जीता है कांग मिन हुक सियो स्विंग जे। तो ये एक तो इंडिया ओपन है तो इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, पुरुष युगल जीता है कांग मिन ह्यूक सियो सियोंग जे, ये दक्षिण कोरिया से हैं। मिश्रित युगल जीता है मायू मात्सुमोती वकाना नागाहारा, ये जापान से हैं। महिला युगल डेचापोल पुआरा नुक्रो और सैप्सरी तारेंचाई। इसको 4-5 बार पढ़ेंगे, नाम याद हो जाएगा, किस देश से रिलेटेड है ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024। ठीक है, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। इंडियन ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के कांग मिन ह्यूक और सियो सियोंग से पराजित हुए। ठीक है, हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। फिर क्रिकेट में देख लेते हैं। तो शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल ने 2023 के लिए पाली उमरीगर पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो पाली उमरीगर पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है शुभमन गिल ने 2023 के लिए। स्मृति मंधाना 2020-21 और 2021-22 2 वर्षों के लिए, जबकि दीप्ति शर्मा 2019-20 और 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। ठीक है, पूर्व बल्लेबाज फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो जो पॉली उमरीगर पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो शुभमन गिल को मिला है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिला है टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री को। इसके पहले 2019-20 में मोहम्मद सामी को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है, ठीक है, 2019-20 में मिला था मोहम्मद शामी को, 2020-21 में मिला था रविचंद्रन अश्विन को, 2021-22 में मिला है जसप्रीत बुमराह को और 2022-23 में शुभमन गिल को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर शतरंज। ठीक है, प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराया है और 2018 में
प्रज्ञानंद 12 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए थे। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले 5वें सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। फिर आगे देख लेते हैं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनोरू हम्पी ने, नाम याद रखिएगा, कोनोरू हम्पी ग्रैंड मास्टर शतरंज से रिलेटेड हैं। 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। किसमें? महिला वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो बस इतना याद रखना है। फिर आगे देख, और हुआ कहाँ है ये? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। फिर आगे देख लेते हैं लियोनेल मेसी को फीफा 2023 के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। अब फुटबॉल से देख लेते हैं। तो लियोनेल मेसी किस देश से संबंधित हैं? अर्जेंटीना से संबंधित हैं। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पुरुष और स्पेन के एताना बोनमती को महिला श्रेणी में, तो पुरुष में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को और महिला में एताना बोनमती, ये स्पेन से हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अब बाकी सारे अवार्ड देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमती स्पेन से। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन है? यह है एडरसन। ठीक है, एडरसन है पुरुष गोलकीपर। महिला गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ हैं मैरी अर्ब्स। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच यह है पेप गार्डियोला। फीफा महिला कोच सरीना विगमैन। फीफा, ये पुस्कस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, देख लीजिएगा। फीफा फेयर प्ले अवार्ड का मिला है ब्राजील की राष्ट्रीय टीम को। ठीक है, फिर निशानेबाजी देख लेते हैं। तो एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल स्पर्धा, निशानेबाज वरुण तोमर और ईसा सिंह, ये क्या है? निशानेबाज हैं। ठीक है, अगर इसका खेल पूछ लेते हैं कि क्या है इन खिलाड़ियों का, तो मैचिंग में कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो वरुण तोमर और ईसा सिंह ने 8 जनवरी 2024 को इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल स्पर्धा में पुरुष और महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों में वरुण तोमर ने और महिलाओं में ईसा सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे वन लाइनर समसमाई आ जाती है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि जो अभी हमने पहले वीडियो में देखा था, तो कुछ उसी का क्रिस्प यहाँ पे दे दिया गया है। तो 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिनोप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? नोएडा के DLF टेक पार्क में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? ये मेघालय को दिया गया है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 12 जनवरी 2024 को दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। ठीक है, इसका आयोजन दिव्य कला मेला नागपुर में। फिर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ राजस्थान के बीकानेर में। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। ठीक है, सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय साब की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये पहली बैठक थी, तो इसलिए बोल रहे हैं सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय, इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। फिर 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने, ये इंपॉर्टेंट है, किस एक नए चैनल का शुभारंभ किया है? ये चैनल का नाम है आराधना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ किया 17 जनवरी 2024 को। तो इसी में 2 फैक्ट कवर हो गए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। किस संस्थान ने निर्माण में सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत विकास एवं भवन विनियम 2023 जारी किए? भारतीय मानक ब्यूरो BIS। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी नैसिन के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है पलास समुद्रम, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश में। तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी नैसिन का नया परिसर बना है पलास समुद्रम, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारतीय वायुसेना के किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा लगभग 7.5 वर्ष बाद बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में खोजा गया? यह है AN-32। ठीक, 13 जनवरी 2024 को नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया? यह था नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल। ठीक है, फिर 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कब किया गया? 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में। ये मनाया गया महाराष्ट्र के नासिक में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। और
10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार, ठीक है, ये किसका एक तो है, ये बेल का अत्याधुनिक सभागार है अभिज्ञान, इसका उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में। और ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में। आर्थिकी में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बाईटेक के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? कर्नाटक के बेंगलोर में। ये हमने अभी देखा था, ठीक है। फिर उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजनाओं में नवंबर 2023 तक कितना पैसा हो गया? 1.3 लाख करोड़, कुछ ऐसा ही। फिर अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये सिर्फ नाम याद रखिएगा राज्यों के, ठीक है। डेटा सेंटर स्थापित करना है वहाँ पे। फिर सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में एमपी लैड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? एमपी लैड ई साक्षी। एमपी लैड स्कीम आपने सुनी होगी, सांसदों के लिए जो होती है, ठीक है। फिर भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जनवरी सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर 6.6 अरब डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में अगर कुछ होगा तो देख लेते हैं। हाँ, फिर 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ? क्वेरतारो में, ठीक है। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? किसको चुना गया है? भारत को। तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं अगर कुछ है। हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? गैब्रियल अटल। या तो ऐसे पूछ लेंगे, या गैब्रियल अटल कहाँ के प्रधानमंत्री हुए हैं? ये फ्रांस के, ठीक। फिर विज्ञान एवं पर्यावरण, तो भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, ठीक है, किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी का उद्घाटन किया है? वो है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। कहाँ इसका हुआ है? हैदराबाद में, पहला स्वदेशी निर्मित, और यह है यूएई का उद्घाटन, दृष्टि 10 स्टार लाइनर इसका नाम है। फिर किस संगठन ने 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो इसको WHO ने जारी किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया मुंबई में, ठीक है। फिर रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013-14 से 22-23 के मध्य भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? संख्या है 24.82 करोड़, ठीक है। फिर योजना देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र के सोलापुर में, तो ये याद रखिएगा। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया? 18 जनवरी 2024 को। फिर खेल देख लेते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दावंडे ने लड़कों को आर्टिस्टिक ऑलराउंड प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। फिर खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। खेलो इंडिया 2023 गेम्स का जो उद्घाटन है वो चेन्नई में किया गया है, ठीक है। फिर रियल मैड्रिड ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बार्सिलोना को हराकर, ठीक है। फिर पुरस्कार देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? 19 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर भारत की किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी को RTI अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की श्रेणी में स्कोप पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? यह है NHPC लिमिटेड, ठीक है। याद रखिएगा, RTI अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की श्रेणी में, ठीक, इसको पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किन्हें देने का निर्णय लिया है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को, ठीक। अब अगला है पत्र पत्रिका सार संक्षेप पॉइंटर रूप में योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति जनवरी 2024 में जो हुई थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको समराइज करके यहाँ पे दे दिया गया है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो जन विश्वास अधिनियम 2023 आया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि रहन सहन एवं व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना, ठीक है। आगे, इस विधेयक को किन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाया गया है?
तो न्याय प्रणाली पर अनुचित दबाव को कम करने के लिए, आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने एवं अनुकूल कानूनी माहौल द्वारा व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। इस विधेयक में निर्दिष्ट अधिनियमों में विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ समीक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो यह है 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक 3 वर्ष में जुर्माने और जुर्माने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान इसमें दिया हुआ है। फिर यह अधिनियम किन पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है? आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक और वैज्ञानिक पर्यावरणीय। आगे देख लेते हैं, एक नया टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम। तो भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासकीय क्रय में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से शासकीय विभाग की पुरानी निविदा प्रणाली के स्थान पर जेम ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया? तो यह है वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, आगे जेम ऑनलाइन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं का, इसमें सामग्री, वस्तु एवं सेवा दोनों ऐड है, सामग्रियों एवं सेवाओं का सही मात्रा में, सही गुणवत्ता में, सही दरों पर, सही स्रोत से एवं सही समयावधि में क्रय सुनिश्चित करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर जो ये योजना है जेम, इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2016 में शुरू की गई थी। जेम एक श्रेणी संचालित ई मार्केट प्लेस है जिसमें किन श्रेणियों की एक मजबूत सूची है? इसमें 11,600 से अधिक उत्पाद हैं और 300 से अधिक सेवा, यानी वस्तु और सेवाएं दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, फिर फिल्म निर्माण की सुगमता। तो फिल्म सुविधा कार्यालय FFO की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिल्म सुविधा कार्यालय किस प्रक्रम का है कि ये सार्वजनिक उपक्रम है? फिर आगे देख लेते हैं, फिल्म सुविधा कार्यालय FFO की स्थापना किसके तहत की गई है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है कि भारत में अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के संदर्भ में प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना। जनवरी 2023 से FFO किसके तहत काम कर रहा है? तो ये भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है, इन्वेस्ट इंडिया, इसके तहत ये काम कर रहा है। फिल्म वीजा F वीजा किन आवेदकों को जारी किया जाता है? तो ये देख लीजिए, ऐसे आवेदकों को जो भारत में फीचर फिल्म, रियलिटी टीवी शो या वाणिज्यिक टीवी धारावाहिकों की शूटिंग हेतु आते हैं, तो उनको ये F वीजा जारी किया जाता है। और ये कब लागू किया गया था? ये 2016 में लागू किया गया था। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो हाँ, तो ये देखिए, इसमें दिया है कि भारत में ऑडियो विजुअल क्षेत्र को किस सेक्टर के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो ये चैंपियन सर्विसेज सेक्टर के तहत आता है। ठीक है, भारत में ऑडियो विजुअल क्षेत्र। फिर भारत में AVGC क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत सरकार ने कब एक टास्क फोर्स का गठन किया था? तो टास्क फोर्स बनी थी अप्रैल 2022 में। AVGC का पूर्ण रूप क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इन पे जो है अप्रैल 2022 में सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। फिर केबल टेलीविजन नेटवर्क निगम। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधनों का उद्देश्य क्या है? केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अपराध मुक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक परिचालन तंत्र, एक ऑपरेशनल सिस्टम जो है उसको डेवलप करना है। फिर इसे जन विश्वास अधिनियम 2023 के जरिए इन्हें अपराध मुक्त किया गया है। तो फिलहाल तो इसमें नहीं है कुछ इतना, आगे देख लेते हैं। GST और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज़ादी के बाद कौन सा सुधार लागू किया गया? ये वस्तु एवं सेवा कर है। कब हुआ था? जुलाई 2017 से। GST लागू होने के साथ ही कौन कौन से कर समाप्त हो गए? ये कई पेपर में पूछा भी गया है, तो देख लीजिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, वैट, क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता कर, चुंगी इत्यादि अनेक केंद्रीय कर और राज्य कर। फिर GST लागू होने के क्या क्या लाभ हुए हैं? आर्थिक लाभ यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अवरोध कम हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर समेकित अर्थव्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुला है, करों के मूल्यों पर पड़ने वाले तीव्र प्रभाव को कम करके GST ने समूचे व्यापार परिवेश में सुधार लाकर कारोबार को सरल सुगम बनाने के उद्देश्य से बाजारों में स्पर्धा की भावना विकसित की है। फिर आगे देख लेते हैं कि GST का पंजीकरण किस पर आधारित होता है? ये पैन आधारित पंजीकरण होता है। GST का पंजीकरण किस स्तर पर किया जाता है? तो ये राज्यवार इसका पंजीकरण होता है। भारत में किसे पंजीकरण अनिवार्य किया गया है? ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। GST, तो जो भी व्यापार इकाई भारत भर में 40 लाख रुपए या अधिक मूल्य की, निर्दिष्ट राज्यों के लिए 20 लाख रुपए की वस्तुओं की सप्लाई करे और 20 लाख रुपए मूल्य की सेवाएं प्रदान करने वाले को, इन्हें जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। तो ये मानदंड है, इसे जरूर देख लीजिएगा। फिर GST आवेदन के कितने दिनों पश्चात कर प्रशासन को GST पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होता है? 7 दिन के भीतर। GST व्यवस्था में करदाताओं को कब रिटर्न दाखिल करनी होती है? हर महीने दाखिल करनी होती है। ई-वे बिल क्या है? तो यह एक सिस्टम दस्तावेज है जो माल की आवाजाही के बारे में विवरण देता है। फिर ई-वे बिल ट्रांसपोर्टरों द्वारा कितने रुपए से अधिक की खेप में ले जाना अनिवार्य है? अगर 50,000 रुपए से अधिक की खेप है तो उसके लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाता है।
ई वे बिल कहाँ से जनरेट किया जा सकता है? तो ये है पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा ई वे बिल प्रणाली के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल से उत्पन्न होता है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये इंडेक्स किसका था? ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहली बार 2003 में हुआ था। फिर 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में किसे स्थापित किया गया था? तो इसे वर्ल्ड बैंक को साथ में स्थापित किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग के बीच भारत अफ्रीकी संबंध। तो कुछ जो फैक्ट हैं वही काम के हैं। अब ग्लोबल साउथ, कभी कभी पूछना कि चर्चा में रहा ग्लोबल साउथ किससे रिलेट करता है, तो ग्लोबल साउथ का अर्थ है विकासशील देशों से, ये याद रखिएगा। फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओएसएससी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1974 में। तो ये एक संगठन है, इसे भी याद रखिएगा। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 समूह में कौन से सदस्य क्रम के रूप में शामिल किया गया? तो 21वें सदस्य के रूप में। तो अभी हाल ही में जो नई दिल्ली में G20 की बैठक संपन्न हुई थी, वहाँ पे पहले 20 देश थे, फिर वहाँ पे अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया और वो भी 21वें सदस्य के रूप में। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें फिलहाल तो उतना ही नहीं है। हाँ, भारत और अफ्रीका ने ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस सम्मेलन में सहयोग किया था? ये बांडुंग सम्मेलन है। बाकी आगे देख लेते हैं। ठीक है, भारत और अफ्रीका किन मुद्दों पर सुरक्षा सहयोग समानताएं साझा करते हैं? भारत अफ्रीका समुद्री डकैती, मानवीय और आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा। अब इसके अलावा भारत और अफ्रीका किन संगठनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई। ठीक है, ये जो आपदा से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुरुक्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमें अच्छे फैक्ट मिलेंगे कि ग्रामीण भारत को पुनर्परिभाषित करते स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश का है? तो भारत। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में है, भारत तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामुदायिक नवाचार केंद्र बनाने के उद्देश्य से अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर किस वर्ष आरंभ किए गए थे? ये 2020 में। किस लिए सामुदायिक नवाचार केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य से अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर 2020 में शुरू किया गया। ग्रामीण गरीबों को उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए DAY-NRLM के तहत स्टार्टअप्स ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ये मतलब मंत्रालय ये होगा। फिर कौन से कार्यक्रम के तहत? तो DAY-NRLM के तहत स्टार्टअप्स ग्राम उद्यमिता मंत्रालय को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया है? ये चीज़ है। फिर आगे देख लेते हैं, किस मंत्रालय के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के माध्यम से कौशल प्रदान किया जाता है? तो ये आपने देखा होगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, आगे देख लेते हैं, MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कृषि क्षेत्र में संभावित उद्यमियों को आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से ट्रेनिंग एवं इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करना है? एस्पायर योजना। तो एस्पायर योजना है, उसके तहत ये सारे प्रोग्राम फॉलो किए जाएंगे। फिर आगे देख लेते हैं कि कृषि स्टार्टअप के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। तो भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है कई सारे स्टेट एग्जाम में। तो मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? सितंबर 2014 में। नवाचार के साथ स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 19 सूत्री स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का आरंभ कब किया गया था? जनवरी 2016 में। तो यहीं से जो है स्टार्टअप योजना भी शुरू हुई थी। तो ये 19 सूत्री स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। फिर यहीं पे है कि नवाचार केंद्रों के विकास को उत्प्रेरित करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी 2016 में हुई थी। ठीक है, यहाँ जनवरी स्टार्टअप वाला जनवरी 2016 में, अटल इनोवेशन 2016 में। कभी क्या होता है कि ये क्रोनोलॉजी सेट करने को दे देते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है। ये बहुत सारे वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस फंड की घोषणा की गई थी? तो यहाँ याद रखिएगा, ये 2023-24 में हुआ था, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। ठीक है, ये केंद्रीय बजट 2023-24 की बात कर रहा है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST भारत सरकार द्वारा न्यूजेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर न्यूजेन IEDC नामक कार्यक्रम किस वर्ष से चलाया जा रहा है? वर्ष 2017। तो इस एक सेंटेंस में पूरी चीजें दी हुई हैं, क्यों चलाया जा रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है और कब शुरू किया गया। ठीक, फिर इस कार्यक्रम के तहत 20 नई परियोजनाओं की मदद करने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में 25 लाख रुपए दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता कृषि नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास नामक कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 2018-19। ठीक है, फिर 2015 में लॉन्च किया गया भारत का प्रथम खाद्य और कृषि व्यवसाय एक्सेलरेटर का क्या नाम है? कृषि उड़ान। इसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी। फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई संभावनाएं खोजते स्टार्टअप्स। तो
3 नवंबर 2023 को वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो वर्ल्ड फूड इंडिया ये कार्यक्रम कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पंजीकृत रोजगार का सर्वाधिक संकेंद्रण किन राज्यों में है? तो सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में और तीसरा तेलंगाना में, यानी साउथ इंडिया में ये ज्यादा केंद्रित है। ठीक है, यानी पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आत्मनिर्भरता फंड, सेल्फ रिलायंट फंड की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई है? 2020 में। खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये सूर्योदय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें राइज करने की मतलब इसमें डेवलप करने की अधिक क्षमता होती है। फिर आगे देख लेते हैं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो अपीडा को अपीडा अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया है। फिर स्टार्टअप ग्रामीण जल सुरक्षा की ओर, तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ये हमें डेटा खाली ध्यान रख लीजिए। ग्रामीण आबादी है 0.91 बिलियन। भारत की ग्रामीण आबादी विश्व बैंक के अनुसार 0.91 बिलियन है। जैविक हाइड्रोजन, जो नमी बनाए रखना, मृदा को पोषण देने तथा फसलों के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है, वो किससे निर्मित किया गया है? बायोडिग्रेडेबल कचरे से। तो जो जैविक हाइड्रोजन है बायोडिग्रेडेबल कचरे से बना है और इसके उपयोग क्या है? ये नमी बनाए रखता है, मृदा को पोषण देता है और फसलों के विकास को भी बढ़ावा देने में सक्षम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इवन यूपीएससी के लिए भी, तो इसे देख लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं, उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार का आरंभ कब किया गया? 2020 में, जबकि जो स्टार्टअप योजना थी वो जनवरी 2016 में लाई गई थी। फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के तहत विजेता स्टार्टअप को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपया इन्हें मिलता है। फिर उत्तर पूर्वी भारत के विकास के इंजन के रूप में स्टार्टअप, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वर्तमान समय में भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? या 110 यूनिकॉर्न हैं। ठीक, महिला उद्यमिता विकास योजना WED किस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, महिला उद्यमिता विकास योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर ड्रोन क्रांति की ओर बढ़ता ग्रामीण भारत, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के ड्रोन उद्योग को लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचाने की संभावना व्यक्त की है? वर्ष 2026 तक। वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, कभी मतलब राशि पूछ लेते हैं तो ये 1261 करोड़ रुपया दिया जाएगा। फिर ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप्स को अनुसंधान विकास, उत्पाद विकास तथा विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ड्रोन शक्ति योजना शुरू की गई है। आगे देख लेते हैं कि प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए ड्रोन का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में तरल पदार्थों के उपयोग की अनुमति। ठीक है, तो ड्रोन का प्रयोग कृषि क्षेत्र में तरल पदार्थों के उपयोग में भी किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। इसके तहत अनुमति दी गई है ड्रोन प्रमाणन योजना के तहत, और ये योजना कब शुरू हुई थी? 26 जनवरी 2022 से योजना शुरू की गई है। फिर केंद्र सरकार किस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों यानी ड्रोन भी इसमें शामिल हैं, इनको खरीदने पर 50% से 80% तक सब्सिडी लाभ प्रदान करती है? तो कौन सी योजना है वो? सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इस मैम के तहत। ठीक, तो ये योजना याद रखिएगा। फिर आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करने, उन्हें आर्थिक गतिविधि के केंद्र में स्थापित करने तथा ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हेतु किस योजना को लागू किया गया है? तो योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। फिर भारत के कितने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न समूह में शामिल किया गया है? 100 स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व में किस नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पर है। फिर पैर के ऊपरी भाग पर रेशम को रगड़कर धागा बनाने की विधि जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में प्रचलित है, वो कहलाती है थाई रीलिंग। तो मान लीजिए टर्मिनोलॉजी पूछ लें तो थाई रीलिंग क्या है? पैर के ऊपरी भाग पर रेशम को रगड़कर धागा बनाने की विधि, या सिर्फ इतना ही, रेशम को रगड़कर धागा बनाने की विधि, इसको बोलते हैं थाई रीलिंग। फिर 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या कितनी थी? तो ये हमें आंसर राइटिंग यानी एसे और जब मेंस में लिखेंगे वहाँ पे भी ये डाटा काम आएगा। तो देख लेते हैं कि भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या कितनी है 2022 में? लगभग 80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिनमें महिलाएं जो हैं वो लीड कर रही हैं। ठीक है, फिर आगे, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में इक्विटी एवं ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सिडबी द्वारा ये कार्यक्रम कौन संचालित करता है? स्टार्टअप योजना के तहत फंड ऑफ फंड्स में कितनी हिस्सेदारी महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है? 10% भाग, यानी 1000 करोड़ रुपया। तो सिडबी संचालित करता है स्टार्टअप योजना के तहत फंड ऑफ फंड्स में, ये याद रखिएगा। फिर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी विंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष कितनी महिला उद्यमियों को मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 7500। तो विंग कार्यक्रम कौन चलाता है? ये DPIIT विभाग। फिर महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना के तहत किसी भी विनिर्माण अथवा उत्पादन व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली महिलाएं बिना संपार्श्विक यानी कोलेट्रल फ्री कितने तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं? 10 लाख रुपए तक का। फिर आगे देख लेते हैं,
महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा। फिर महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आयु सीमा कितनी होती है? तो यहाँ पे पूरी योजना कवर कर ली गई है। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष। ऋण चुकाने की कुल अवधि कितनी होती है इस योजना के अंतर्गत? अधिकतम 5 वर्ष और न्यूनतम 3 वर्ष। फिर भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा एक अनुसूचित जनजाति तथा कम से कम एक महिला उद्यमी को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लक्षित उद्यमियों को कितनी ऋण सहायता प्रदान की जाएगी? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की इन्हें सहायता दी जाएगी। फिर आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जारी महिला समृद्धि योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? और महिला समृद्धि योजना है तो महिला विकास मंत्रालय से नहीं होगा, जबकि जो मंत्रालय है वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर नीति आयोग के मार्गदर्शन में किस कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमियों को प्रासंगिक जानकारी एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो कार्यक्रम है महिला उद्यमिता कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाले स्टार्टअप्स। तो फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे कि विपो द्वारा ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जारी करता है कि इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत को स्थान मिला है 40। 132 देशों में भारत जो है वो 40 नंबर पे है। जारी कौन करता है? विपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। फिर आगे देख लेते हैं। किसी औद्योगिक इकाई को स्टार्टअप घोषित करने के लिए ये ध्यान रखिएगा उसका वार्षिक कारोबार पिछले 5 वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष में कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 25 करोड़ रुपए सर्वाधिक। फिर किसी भी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न श्रेणी में शामिल करने के लिए उसका मूल्य कितना होना चाहिए? 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब वो यूनिकॉर्न में शामिल हो जाएगी। अभी ऊपर हमने देखा कि 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। फिर स्टार्टअप तथा सबसे अधिक संख्या में यूनिकॉर्न मुख्यालय होने के कारण भारत में किस शहर को यूनिकॉर्न राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को यूनिकॉर्न राजधानी कहते हैं। भारत के प्रथम स्टार्टअप मेक माई ट्रिप, जो भारत का प्रथम स्टार्टअप है वो क्या है? मेक माई ट्रिप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो वर्ष 2010 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया था। ये 2000 में हुआ था मेक माई ट्रिप। फिर भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कब की थी? 2022 के बजट में ये राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी। विश्व भर के G20 सदस्य देशों के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विचारों के आदान प्रदान हेतु स्थापित मंच का क्या नाम है? स्टार्टअप 20। स्टार्टअप 20 मंच का आरंभ कब किया गया था? भारत की अध्यक्षता में G20 2023 की बैठक में इसका आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। देश के किसी भी भाग में स्थापित स्टार्टअप को सलाहकारी सुझाव प्रदान करने के लिए सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है मार्ग कार्यक्रम। अब मार्ग कार्यक्रम है तो हाईवे से मत जोड़ दीजिएगा, बल्कि ये किसके लिए है? स्टार्टअप को सलाहकारी सुझाव प्रदान करने के लिए। फिर विज्ञान प्रगति में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस वर्ष से किया जाता है? 2015 से प्रतिवर्ष। इस साल जो नवा संस्करण है 9 नंबर वो 17 से 20 जनवरी 2024 के दौरान कहाँ आयोजित हुआ है? फरीदाबाद में। इसको हमने अपने पहले वीडियो में भी कवर किया था। इसका विषय क्या था? कि अमृतकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। विषय याद रखिएगा। फिर अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग किस वर्ष IISF का अभिन्न अंग बन गए हैं? 2021 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी मेजबानी की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 22 देशों ने भाग लिया। और महिला वैज्ञानिक एवं उद्यमी सम्मेलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र से महिला पेशेवरों को एक साथ लाना। फिर जो देशों ने भागीदारी की है, जो 22 देश हैं उनके नाम दिए हैं, नाम एक बार देख लेते हैं। अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नामीबिया, फिलीपींस, रवांडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम और जिम्बाब्वे। तो इसमें श्रीलंका शामिल नहीं है, बांग्लादेश शामिल नहीं है, भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, और इवन अमेरिका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में कितने कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये 12, इसको छोड़ देते हैं। फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का एक प्रमुख कार्यक्रम क्या था? छात्र विज्ञान ग्राम, स्टूडेंट साइंस विलेज, SSV। ये याद रखिएगा। छात्र विज्ञान ग्राम आयोजन का विषय क्या था? फ्यूचर ऑफ साइंस, इंस्पायरिंग टुमारोज साइंस लीडर्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, पाइनियरिंग सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो ये थीम थी, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये याद हो जाएगी। आगे देख लेते हैं।
फिर इतना तो कुछ है नहीं। हाँ, तो डीप फेक तकनीकी ये बहुत लाइमलाइट में रही है। पहले रश्मिका मंदाना, फिर सचिन तेंदुलकर, फिर अमिताभ बच्चन ने इस पे मतलब अपने खिलाफ उसके जो उसके साथ हुआ था उसमें केस भी फाइल किया था। तो उसको देख लेते हैं कि डीप फेक तकनीकी क्या है। तो यह एक तकनीकी शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का इस्तेमाल करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की विधि है। किसी और के वीडियो को किसी और के वीडियो से जोड़ देना या किसी और का चेहरा उसमें लगा देना, तो ये सारी चीज़ें इसमें। फिर किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने की विधि का क्या नाम दिया गया है? यही डीप फेक। डीप फेक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर आगे देख लेते हैं। आगे कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं इसमें, तो वो थोड़ा ज़रूरी है, उन्हें देख लेते हैं कि पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर एनवायरनर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है घिरा हुआ। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं? वन और कृषि भूमि का क्षरण, संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र में हानि और गरीबों के लिए आजीविका आदि, ये सारी समस्याएं हैं। फिर भारत में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ईंधन की लकड़ी और बायोमास का तेजी से जलना, सीवेज उपचार संचालन की कमी, बाढ़ नियंत्रण और मानसून जल निकासी प्रणाली की कमी, उपभोक्ता अपशिष्ट को नदियों में छोड़ना आदि। तो ये सारी समस्याएं हैं, प्रमुख स्रोत हैं मतलब ये। ठीक। फिर कौन से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिनका भारत आज सामना कर रहा है? तो ये है वायु प्रदूषण, कचरे का प्रबंधन, पानी की बढ़ती कमी, जल प्रदूषण, जंगलों का संरक्षण और गुणवत्ता, जैव विविधता की हानि। फिर भारी धातुओं लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, वे किस नाम से जानी जाती हैं? कार्सिनोजन। इसको याद रखिएगा, जो भारी धातुएं होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं? कार्सिनोजन। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था? वन्य जीवन को प्रभावी ढंग से रक्षा करने, उसके व्युत्पन्न पदार्थों में अवैध शिकार और तस्करी नियंत्रण हेतु। फिर आगे देख लेते हैं, इसे 2003 में संशोधित किया गया था। फिर वन संरक्षण, एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक है वन संरक्षण अधिनियम। इसे कब किया गया था? 1980 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित करना, यानी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। आगे देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन क्षेत्रों पर उनके अधिकारों को मान्यता देना। फिर जैविक विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जैविक संसाधनों का संरक्षण तथा इनके उपयोग का प्रबंधन। और जैव विविधता बोर्ड कहाँ है? ये चेन्नई में है। फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 का निर्माण कैसे हुआ था? तो जैव विविधता पर संयुक्त राज्य जो CBD 1992 में हुआ था, उसको प्राप्त, उसमें निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु इसका मतलब ये भारत के तहत एक प्रयास था, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 आया। फिर आगे देख लेते हैं एंटी मैटर क्या होता है। तो एंटी मैटर यह हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाले लगभग सभी उप परमाणुिक सब एटॉमिक कणों का जुड़वा है। ठीक। हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ के कौन कौन से रूप होते हैं? ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। उप परमाणुिक कणों में क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होते हैं बैरियन कहलाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, जिन्हें लेप्टॉन भी कहा जाता है। तो बैरियन बोलते हैं इन्हें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्वयं किससे बने होते हैं? तो क्वार्क और ग्लूऑन नामक कणों से ये बने होते हैं। पदार्थ के सभी उप परमाणुिक कणों से अपने स्वयं के एंटी ट्विन पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एंटी क्वार्क, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी लेप्टॉन जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन। छोटे छोटे कणों की जिन विविध संरचनाओं में बंधकर पदार्थ तैयार होता है उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सबसे सरल परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन। हमारा सूर्य किस परमाणु से बना है? तो ये हाइड्रोजन परमाणु से बना है। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु मध्य में धनावेशित प्रोटॉन और उसकी परिक्रमा करने वाले ऋणावेशित कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक। किस ऋणावेशित कणों से बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। फिर 13.8 अरब वर्ष पूर्व कौन सी घटना ब्रह्मांड में घटित हुई थी? बिग बैंग। महाविस्फोट से क्या क्या सृजित हुआ था? पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, हजारों करोड़ आकाशगंगाएं और मंदाकिनियां बनी थी। दिखने वाला ब्रह्मांड एवं नहीं दिखने वाला ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? पदार्थ या द्रव्य मैटर, प्रतिपदार्थ या एंटी मैटर। एंटी मैटर को क्या कहा जाता है? मैटर या पदार्थ का प्रतिबिंब, यानी मिरर इमेज कहा जाता है। फिर मैटर क्या है? जो हम अपने चारों ओर, यानी पदार्थ क्या है? जो हम अपने चारों ओर प्रत्येक चीज में देख पाते हैं उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थिति किस कण का हमें कोई अनुभव नहीं होता है? एंटी मैटर का। ब्रह्मांड में जो खाली जगह अंधकार के रूप में मौजूद है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो खाली जगह अंधकार के रूप में मौजूद है वह क्या कहलाती है? एंटी मैटर कहलाती है। फिर आगे देख लेते हैं, एंटी मैटर का पता लगाने के लिए कहाँ प्रयोग किया गया है? तो भौतिकी प्रयोगशाला, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर
भारत में सौर ऊर्जा, ये टॉपिक देख लेते हैं। तो भारत एक वर्ष में लगभग कितने दिन सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है? 300 दिन प्राप्त करता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में एक प्रमुख मिशन के रूप में राष्ट्रीय सोलर मिशन कब शुरू हुआ था? 11 जनवरी 2010 को, इसे याद रखिएगा। भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं? तो ये हम जब आंसर राइटिंग में भी देख सकते हैं और यहाँ भी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी योजना है। एक है सोलर पार्क योजना, दूसरी है VGF योजना, फिर CPSU योजना, प्रतिरक्षा योजना, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप योजना, बंडलिंग योजना और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप योजना। तो ये सारी योजनाएं हैं सौर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। भारत 2022 के अंत में दुनिया भर में सौर PV तैनाती में कौन से स्थान पर था? तो ये 5वें स्थान पर था। फिर आगे देख लेते हैं। संदर्भित रेन यानी रिन्यूएबल एनर्जी 2021 की वैश्विक स्थिति रिन्यूएबल एनर्जी 21 की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 और अरीना की नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार 30 जून 2023 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई है? भारत के संदर्भ में है या हाँ, तो ये कितनी हो गई है? 70.10 गीगावाट तक। तो ये वैश्विक स्थिति रिपोर्ट है, बेसिकली भारत के संदर्भ में नहीं है। फिर सितंबर 2023 तक देश में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो 71,780 मेगावाट। सौर विद्युत उत्पादन दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? भारत चौथे नंबर पर है सौर विद्युत उत्पादन में। फिर भारत ने वर्ष 2022 तक कितने सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा था? तो 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा था। भारत ने देश भर में कुल कितने सोलर पार्क की स्थापना की है? तो 42 सोलर पार्क की स्थापना हो चुकी है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। इसका स्लोगन क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक, ये याद रखिएगा, नाम ही याद देख लीजिए, डॉक्टर अजय माथुर के अनुसार किस वर्ष तक तकनीकी उन्नति तथा सुधार के चलते सोलर बैटरी की कीमतों में काफ़ी कमी आएगी? 2025 तक जो सोलर बैटरी हैं उनकी कीमतों में कमी आएगी। फिर आगे देख लेते हैं, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है बौद्धिक संपदा कानूनी अधिकार। और पेटेंट किस हेतु उपयोग किया जाता है? नए और अविकल्पित आविष्कारों, नवीनतम तकनीक के संरक्षण हेतु। फिर कॉपीराइट, तो कॉपीराइट क्या है? यह लेखनात्मक, रचनात्मक और कलात्मक कृतियों को संरक्षित करता है। फिर पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म जीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर कौन सी संधि अपनाई गई थी? तो जो ये बूडापेस्ट संधि है, इसे याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? ये पेटेंट प्रक्रिया 1977 में। फिर औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन को किस वर्ष अपनाया गया? 1883 में। तो पेरिस सम्मेलन, बूडापेस्ट संधि, इन्हें याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना यानी विपो कब स्थापित हुआ? 1967 में। फिर आगे देख लेते हैं ई कचरा। अब ई कचरा कहते हैं किसको हैं? तो ये देख लेते हैं कि ऐसे विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटक जो टूट फूट गए हैं या लोगों द्वारा जो उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, वो कहलाते हैं ई कचरा। और भारत में ई कचरा कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है? 10% की दर से बढ़ रहा है। तो ये हमारे फैक्ट में भी काम आएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ई कचरे का उत्पादन करता है? जो देश में उत्पन्न ई कचरे का 35% है। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ई कचरा होता है। दक्षिण भारत देश के ई कचरे का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 30%। उत्तर और पूर्वी भारत में कितने प्रतिशत ई कचरे का उत्पादन है? क्रमशः 21%, यानी उत्तर भारत में 21% और पूर्वी भारत में 14%। फिर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार भारत ई कचरे का दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्रोत है? तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ई कचरे में भारत तीसरे नंबर पर है। जमीन में बड़े पैमाने पर गड्ढे खोदने और इसे कचरे भरने व फिर इसे मिट्टी से ढकने की प्रथा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैंड फिलिंग। एक बहुत ही अपरिष्कृत ई कचरा निपटान विधि जिसमें अत्यधिक उच्च तापमान भस्मक में कचरे को जलाना शामिल होता है, इसको कहते हैं भस्मीकरण। फिर आगे समुद्री शैवाल एक टॉपिक है, उसमें देख लेते हैं। तो समुद्री शैवाल उत्पादन उद्योग के विस्तार के साथ समुद्री जल के बढ़ते तापमान और तटीय यूट्रोफिकेशन सुपोषण की वजह से किन रोगों में वृद्धि हुई है? तो संक्रामक रोगों से, यानी संक्रामक रोगों में ये भी एक कारण है। फिर समुद्री शैवाल के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा देश सबसे आगे है? तो एशियाई देश में समुद्री शैवाल का उत्पादन में अग्रणी है एशियाई देश। ठीक है, फिर किसकी खेती का उपयोग मानव उपभोग के संदर्भ में? भोजन। अब ये याद रखिएगा कि इनका समुद्री शैवाल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कृषि उर्वरक, पशुधन चारा, जैव ईंधन, खाद्य पैकेजिंग में व्यापक तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है समुद्री शैवाल का। वैश्विक समुद्री और तटीय जल कृषि उत्पादन का 51% किसकी खेती से आता है? ये आता है समुद्री शैवाल की खेती से। सूक्ष्म शैवाल क्या है? प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव हैं। फिर साइंस स्पेक्ट्रम, इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए क्या विकसित किया है? पूर्ण स्वदेशी गैलियम नाइट्राइड पावर स्विच। फिर हाथी से टकराव सुरक्षा है तो किस प्रणाली को विकसित किया गया है? तो वो प्रणाली है गजराज प्रणाली। गजराज प्रणाली को कितने किलोमीटर लंबी रेल पटरियों पर लगाया गया है? अभी तक 700 किलोमीटर पर। और ये पूर्वोत्तर के कितने हाथी गलियारों पर लागू हो चुकी है? 11।
फिर दंपा टाइगर रिजर्व पहले तो देख लीजिए कहाँ है, ये है मिजोरम में, और इसमें एक नई प्रजाति की खोज हुई है, वो कौन सी है, टॉड की। फिर मिजोरम के दंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज की गई, इसका नाम क्या है, बुफोइड्स भूपति, बुफोइड्स भूपति। फिर आगे देख लेते हैं, अब उसमें आगे यही दिया है कि इनकी और कौन सी 2 प्रजातियां हैं, फिर तो उसको छोड़ देते हैं। अब ये एक फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने आईआईटी बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनो एक्ट द्वारा विकसित किस सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। तो एक सेल थेरेपी है, इसके द्वारा विकसित आईआईटी बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनो एक्ट द्वारा, बेसिकली आईआईटी बॉम्बे, तो ये है कार टी यानी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, सेल थेरेपी को किस नाम से जानते हैं, इसे है नेक्सकार 19, नेक्सकार 19। और ये किस उपचार में उपयोगी होगी, तो यह है रिप्लेस्ड रिफ्रैक्टरी बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, तो इसमें इसका यूज किया जाएगा। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किस वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो दूसरी मलेरिया वैक्सीन जो किसके द्वारा बनाई गई है, ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट, और इसे वर्ल्ड बैंक ने डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है। फिर कुछ फैक्ट दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना है, 109 गुना है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इन्हें थोड़ा जानकारी के पर्पज से आप याद रखिए, कब क्या पता पूछ ले तो देख लीजिए। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.2 मिनट। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये PSLV C57 से लॉन्च किया गया। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा, तो ये सूर्य के कोरोना, प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर का करेगा। L1 से क्या अभिप्राय है, तो यह है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। ठीक, L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यान कितनी दूरी तय करेगा, ये तो छोड़ ही देते हैं, डेटा वेटा क्या ही जरूरत है। फिर आगे देख लेते हैं, आदित्य L1 मिशन के निदेशक कौन है, कभी कभी पूछ लेता है आदित्य L1 मिशन के निदेशक कौन है, तो ये है निगार साजी। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है 3 मई को। सूर्य का ताप किससे मापते हैं, यह है पायरोमीटर। फिर लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है। फिर जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये जापान की है। फिर ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, फोटोमीटर। आगे देख लेते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है, तो ये होती है 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति जो हम नापते हैं उसकी यूनिट है डायोप्टर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है, ये उसके द्रव्यमान पर। तो इसमें आगे जो है ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, तो वो कभी कभी साइंस में स्टेट एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे वो कवर किया गया है, तो इन्हें देख लेते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, यहाँ से हमें फोर्स की परिभाषा मिल जाती है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है, उसमें त्वरण कितना होगा, 0 होगा। ठीक, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होता है, 0 होगा। बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये किस नियम का उदाहरण है, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है कि बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम रॉकेट को उड़ाने में सहायक है। आवेग का मात्रक क्या है, तो यह है न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक है। फिर आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, यह है जूल। फिर ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम इसको बोला जाता है। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनिक अवस्था में रहते हैं, वह अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। आगे हमने पढ़ा कि अगर एक समान गति से चल रही है तो त्वरण क्या होगा, वहां पे 0 होगा। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं, न्यूटन को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार में कमी प्रतीत होती है। बल किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण में गुणनफल के बराबर होता है। फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि। कभी कभी ऐसे कूट बना के दे देते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशियां हैं या कौन सी अदिश राशियां हैं, तो ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। फिर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ये शक्ति कहते हैं इसको। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट होता है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, यानी 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है और लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ। ठीक। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? शून्य होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6। ये याद रखिएगा। फिर वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? इसको कहते हैं बैरोमीटर। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? कि आंधी आने वाली है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब से। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? 8/9 भाग। और तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? यह रहता है 1/9 भाग। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? इसको मापते हैं हाइड्रोमीटर से। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? यह है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। फिर कासीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा होगा। तो इस जो जनवरी मंथ में था फिलहाल इतना ही है। इसके 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाए हैं। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, थोड़ा बेसिक पार्ट भी साइंस का दिया था, वो भी कवर हो गया है। आगे आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी मैं बाकी जो अप्रैल तक का करंट है, जहाँ तक की मैगजीन आ चुकी है, उसको मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है? तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।